हाँ जी, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कंटिन्यूइंग विद द अर्लियर लेक्चर प्रिंसिपल ऑफ एक्सेलरेशन, त्वरक का सिद्धांत चैप्टर 7, जिसमें हम कर चुके हैं मीनिंग, डेफिनेशंस, इंट्रोडक्शन, एजम्पशंस, और फिर हमने एक्सप्लेनेशन पार्ट पे शेड्यूल कर लिया है और हमने देख लिया कि कैसे कैलकुलेट हम कर सकते हैं एक्सेलरेशन की वैल्यू। तो याद रखना वाली बात क्या है कि द प्रिंसिपल ऑफ एक्सेलरेशन प्रूव्स दैट एक्सेलरेशन affects net investment on the basis of rate of change of income or output and not on the absolute change। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट जो है, शुद्ध निवेश में जो वृद्धि है वो, यानी कि एक्सेलरेटर की जो वैल्यू है वो किस बात पर डिपेंड करती है? वो उत्पादन में परिवर्तन नहीं, उत्पादन में परिवर्तन की दर, उत्पादन में या आय में परिवर्तन की दर पर निर्भर करती है शुद्ध निवेश में कितनी वृद्धि हुई। इफ द रेट ऑफ चेंज इन इनकम रिमेन फिक्स्ड, नेट इन्वेस्टमेंट विल ऑल्सो रिमेन फिक्स्ड। इन्वेस्टमेंट विल इंक्रीज विद द इंक्रीज इन दिस रेट एंड डिक्रीज विद द डिक्रीज इन दिस रेट। यानी कि उत्पादन और आय में परिवर्तन की दर अगर बढ़ती जाती है तो निवेश, शुद्ध निवेश में वृद्धि भी बढ़ती चली जाएगी, और अगर वो कम होता है तो शुद्ध निवेश में वृद्धि भी कम होती चली जाएगी। ठीक है, अब देखते हैं क्रिटिसिज्म ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ एक्सेलरेशन, त्वरक सिद्धांत की क्या कमियां हैं। प्रोफेसर नॉक्स, हर्ट, टिनबर्जन एंड मेनी मोर इकोनॉमिस्ट हैव क्रिटिसाइज्ड the principle of acceleration. Number one is unreal assumptions of constant capital output ratio. अवास्तविक मान्यता है स्थिर पूंजी उत्पादन अनुपात की। बहुत से इकोनॉमिस्ट लाइक शेपिरो ये मानते हैं कि इट इज़ नॉट पॉसिबल कि कैपिटल आउटपुट रेशो को हम फिक्स कर लें कि 4:1 है या 3:1 है। ठीक है, हम पहले से कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि 1 यूनिट ऑफ आउटपुट के लिए 4 यूनिट्स कैपिटल रिक्वायर्ड है? ठीक है, ये तो डिपेंड करेगा कि प्रोडक्शन प्रोसेस के दौरान कितना कैपिटल आउटपुट रेशो हमें रिक्वायर्ड है। सो इट कीप्स ऑन चेंजिंग, ये स्थिर नहीं रहता। सेकेंड इज इम्प्रैक्टिकल, अव्यवहारिक सिद्धांत है त्वरक का। टिनबर्जन और शेपिरो क्या कहते हैं कि बिल्कुल इम्प्रैक्टिकल है। क्यों? बिकॉज ऑफ मेनी अनरियल असम्पशंस। बहुत सी अवास्तविक मान्यताएं हैं, जैसे कि लैक ऑफ एक्सेस कैपेसिटी इन कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री है और कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज़ में एक्सेस कैपेसिटी है। तो इस तरीके से जो है शेपिरो क्या कहते हैं कि फर्म्स हमेशा फुल कैपेसिटी तक काम नहीं करती हैं और किसी किसी इंडस्ट्री में फुल कैपेसिटी तक काम करते हैं। तो बहुत सी अनरियल असम्पशंस की वजह से जो है ये सिद्धांत लागू नहीं होता। थर्ड इज़ इनएक्यूरेट, ये जो है अनुपयुक्त है, एकदम से एग्जैक्ट नहीं है। प्रोफेसर नॉक्स क्या कहते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ एक्सेलरेशन जो है वो एग्जैक्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि ये प्रिंसिपल क्या बताता है कि इन रिस्पॉन्स टू इंक्रीज इन डिमांड अ प्रोड्यूसर विल अंडरटेक only that much of net investment as is necessary for capital output ratio। इनकी त्वरक सिद्धांत ये बताता है कि जितनी मांग बढ़ती है बस उतना पूरा करने के लिए शुद्ध निवेश बढ़ाया जाता है, लेकिन रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता। जब डिमांड बढ़ती है तो प्रोड्यूसर हमेशा फ्यूचर की डिमांड को, जो डिमांड बढ़ने की आशा है, उसको ध्यान में रखते हुए अपनी प्रेजेंट प्रोडक्शन कैपेसिटी का विस्तार करता है, तो एग्जैक्ट नहीं होता। नंबर 4 इज इन इलास्टिक सप्लाई ऑफ फैक्टर्स, साधनों की अपूर्ण लोचशीलता, पूर्ति की अपूर्ण लोचशीलता। बेसिकली क्या है कि साधनों की पूर्ति माना गया कि इलास्टिक होती है, बट इन द रियल वर्ल्ड लाइक रॉ मटेरियल, पावर सप्लाई, इवन लेबर, दिस इज इन लेस इलास्टिक और इन इलास्टिक। तो अगर साधन नहीं होंगे तो टाइम लैग आ जाएगा, गैप आ जाएगा प्रोडक्शन करने में, और इन्वेस्टमेंट करने के बाद प्रोडक्शन देर से बढ़ेगा। नंबर 5 इज नो एक्सप्लेनेशन ऑफ एक्चुअल बिहेवियर ऑफ इन्वेस्टर्स। एक्सेलरेशन प्रिंसिपल जो है वो निवेशकों के वास्तविक व्यवहार का वर्णन नहीं करता। बेसिकली एक्सेलरेशन क्या है कि वो ये तो बताता है कि रेट ऑफ चेंज इन आउटपुट बढ़ने से इन्वेस्टमेंट कितना बढ़ेगा, इनकी इंड्यूस इन्वेस्टमेंट कितना होगा, लेकिन इन्वेस्टमेंट कौन बढ़ाता है? बेसिकली इन्वेस्टर्स। तो जो निवेशक हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, उनका बिहेवियर भी इम्पॉर्टेंट है। इन्वेस्टर्स टेक डिसीजंस मैकेनिकली, ऐसा इस थ्योरी में कहा गया, लेकिन वास्तव में जो इन्वेस्टर्स हैं, क्योंकि वो एंटरप्रेन्योर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, तो ह्यूमन बींग्स हैं, उनकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं रिगार्डिंग बिजनेस, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल को लेके या व्यवसाय को लेके, फ्यूचर में मांग कितनी बढ़ेगी या प्रोडक्शन कैपेसिटी का विस्तार कैसे होगा, या गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को लेके जो उनके एक्सपेक्टेशंस हैं, फियर्स हैं, अनसर्टेनिटीज़ हैं, दे ऑल्सो प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल। तो कुजनेट्स और मेयर टिनबर्जन क्या कहते हैं कि जो इन्वेस्टर्स हैं, एंटरप्रेन्योर्स या प्रोड्यूसर्स कह लीजिए, उनके वास्तविक व्यवहार बहुत सी बातों पर निर्भर करता है, तो उसका वर्णन यहाँ नहीं किया गया। एंड लास्ट नेक्स्ट पॉइंट इज सिंपल ट्रूइज्म, साधारण सत्य है। मैनी इकोनॉमिस्ट आर ऑफ द व्यू दैट इन द शॉर्ट टर्म प्रिंसिपल ऑफ एक्सेलरेशन इन सिंपल ट्रूइज्म, सिंपल
सिंपल सी बात है कि जब डिमांड बढ़ेगी तो उस डिमांड को पूरा करने के लिए प्रोडक्शन कैपेसिटी का विस्तार होगा और न्यू नेट इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, ठीक है। तो लॉन्ग रन में तो ये हो सकता है कुछ हमें हेल्प करे, लेकिन शॉर्ट रन में एक्सेलरेशन प्रिंसिपल नहीं सक्सेस हेल्प करते, क्योंकि बहुत सी अनरियल असम्पशंस हैं और कांस्टेंट इसकी वैल्यू मान ली गई है। एंड लास्ट पॉइंट इज लिमिटेड यूज़, इसका सीमित उपयोग है। इट अप्लाइज इन केस ऑफ इंक्रीज इन डिमांड, लेकिन अगर डिमांड कम हो जाए तो क्या प्रोडक्शन कैपेसिटी को कम किया जाएगा, ठीक है। तो इसलिए ये टर्निंग पॉइंट ऑफ ट्रेड साइकिल्स का वर्णन भी नहीं करता। इसलिए एक्सेलरेशन प्रिंसिपल में जो है बहुत सारी कमियां हैं जो कि इसको एक अव्यवहारिक सिद्धांत बनाता है। लेकिन बट वी कंक्लूड दैट प्रिंसिपल ऑफ एक्सेलरेशन हैज़ ट्राइड टू हाईलाइट द इम्पॉर्टेंट फैक्टर। सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर क्या हमें समझ में आता है कि इट इज़ द रेट ऑफ चेंज इन आउटपुट विच इंड्यूसेस इन्वेस्टमेंट। शुद्ध निवेश जो है वो उत्पादन में परिवर्तन की दर पर निर्भर करता है। तो देख लेते हैं इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, क्या महत्व है, ये आप कंक्लूजन में भी लिख सकते हो। नंबर वन इज इट एक्सप्लेन्स द वायलेंट फ्लक्चुएशंस इन इन्वेस्टमेंट। निवेश में अर्थव्यवस्था में इतने जो तेज़ उतार चढ़ाव में उसका वर्णन करता है एक्सेलरेशन प्रिंसिपल कि प्रोडक्शन कितनी तेज़ी से कभी इन्वेस्टमेंट बढ़ जाती है, कभी कम हो जाती है। तो वो क्यों ऐसा होता है, क्योंकि नेट इन्वेस्टमेंट डिपेंड्स ऑन द रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। वो उत्पादन शुद्ध निवेश जो है वो वस्तुओं के उत्पादन की दर में परिवर्तन की दर पर निर्भर करता है और उसमें चेंज के साथ साथ इन्वेस्टमेंट में फ्लक्चुएशंस होती हैं। नंबर टू इज एक्सप्लेनेशन ऑफ फ्री मार्केट इकोनॉमी। फ्री मार्केट इकोनॉमी मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था या मुक्त व्यापार अर्थव्यवस्था का वर्णन करता है कि फ्री मार्केट इकोनॉमी में शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म फ्लक्चुएशंस आती हैं, जैसे कि प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लायर भी आपने पढ़ा है, ठीक है। और उन सिक्लिकल फ्लक्चुएशंस में एक्सेलरेशन काम करता है, मल्टीप्लायर काम करता है। उसके इंटरेक्शन से इन्वेस्टमेंट्स कभी बढ़ती हैं, बूम की स्थिति है, कभी कम होती हैं, तो डिप्रेशन या स्लम्प की स्थिति है। नंबर थ्री ट्रेड साइकिल्स, व्यापार चक्रों की पूरी व्याख्या की जाती है। रॉबर्टसन और दूसरे इकोनॉमिस्ट हिक्स क्या कहते हैं कि एक्सेलरेशन प्रिंसिपल जो है बेसिकली इट हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड द डिफरेंट फेजेस ऑफ ट्रेड साइकिल्स। आपने हिक्स की थ्योरी में भी पढ़ा, बिजनेस साइकिल्स की थ्योरी में, ठीक है। और नंबर फोर इज बेसिस ऑफ द थ्योरी ऑफ ग्रोथ, विकास के सिद्धांत का आधार। आजकल जितने भी मॉडर्न थ्योरीज ऑफ ग्रोथ बने हैं, हैरो, डॉमर, तो दे यूजेस एक्सेलरेशन प्रिंसिपल कि किस तरीके से रेट ऑफ चेंज इन आउटपुट जो है वो इन्वेस्टमेंट को प्रभावित करता है। तो इन शॉर्ट हम क्या कह सकते हैं दैट एक्सेलरेशन प्रिंसिपल जो है वो इन्वेस्टमेंट की वॉलेटाइल नेचर, उसका जो परिवर्तनशीलता है निवेश की, उसका अच्छे से वर्णन करता है।